चलिए देखिए, पढ़े हैं अब तक बोली, भाषा पढ़े हैं, फिर भाषा के रूप पढ़े हैं, भाषा के रूप में पहला पढ़े हैं बोली। अब पढ़ना है परिनिष्ठित भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इंग्लिश में उसे कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। नहीं, लोग कहते हैं बहुत स्टैंडर्ड बन रहे हैं, इनके से स्टैंडर्ड बहुत देखे हैं। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है परिनिष्ठित। परिनिष्ठित का मतलब होता है जो नियम, रूल, कायदे या जो देश में जो भी नियम, रूल या जो भी मानक होते हैं उसके अनुसार अगर कोई कार्य होता है तो उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। अब वहीं स्टैंडर्ड लैंग्वेज लग जाए अर्थात परिनिष्ठित भाषा लग जाए तो उसे कहते हैं मानक भाषा। अर्थात जो भाषा के एक मानक बना होता है कि किस भाषा में किस मानक के अनुसार हमें देश में भाषा का प्रयोग करना है, शब्द का प्रयोग करना है। जैसे नेता लोग होते हैं ना, चुनाव प्रचार आता है तो वह इसे छोड़ देते हैं कि हमारी परिनिष्ठित भाषा क्या है, हमारी मानक भाषा क्या, नियम किस मानक के रूप में रहना, किस बोली किस भाषा के रूप में रहना, कितना हमारा मानक है बोलने का, उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो कुछ भी बोल देते हैं, एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, जनता को कुछ भी बोल देते हैं, एक दूसरे का अपमान करने जो इस संबंध में आ जाता है उनके सब भाषाओं का प्रयोग कर लेते हैं। नहीं, तो वह अपने मानक से, जो मानक बना है देश के लिए, उससे पार कर जाते हैं। तो उसे पार न करना अर्थात एक मानक में रहना, जो सीमा बनी है उस मानक रहना, उसे ही कहते हैं मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा। यह परिनिष्ठित भाषा क्या होती है? व्याकरणनिष्ठ होती है। व्याकरणनिष्ठ होती मतलब व्याकरण से समाहित होती है, अर्थात इसमें त्रुटियां नहीं होती हैं। जो भाषा पढ़ने के लिए या हिंदी पढ़ने के लिए, कोई भी भाषा पढ़ने के लिए, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, कोई भी भाषा होगी, उसे पढ़ने के लिए जो जरूरत होती है लिखने के लिए, वो व्याकरण की जरूरत होती है। यानी व्याकरण अगर किसी भाषा में लग जाए तो उसमें त्रुटि नहीं होता है, वो परिनिष्ठित हो जाता है। या का अर्थात व्याकरणनिष्ठ भाषा बन जाना, व्याकरण का प्रयोग कर देना भाषा में, वह क्या कहलाता है? व्याकरण निष्ठ हो जाती है। जैसे हम लिखते हैं, लिख दें वह जाता है, वह जाता है, तो इसमें व्याकरण के अनुसार लिखा जाएगा। हम बोलने के लिए तो ऐसे भी करते हैं, वह है जाता, वह है जाता, लेकिन वह है जाता है तो इसमें व्याकरण निष्ठ नहीं है, हम व्याकरण को ध्यान में नहीं रखे हैं। या ऐसे भी कहते हैं वह तो है जाता, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो व्याकरण नहीं है, वो बोलने की भाषा, बोल सकते हैं, लेकिन अगर व्याकरण निष्ठ कर दिया जाए, हमें लिखना होगा शुद्ध रूप से, बोलना होगा शुद्ध रूप से, तो वह मानक भाषा, यानी जो बोलना है वह व्याकरण के रूप में, वह जाता है, इसमें क्रिया लगेगी, वह कर्ता लगेगा, कर्म लगेगा, जिस रूप में जिस क्रम में होगा उस क्रम में लिखा जाएगा, उस क्रम में बोला जाएगा, तो वह कहलाएगा मानक भाषा। यह नहीं कि हम जैसे इच्छा करें वैसे बोल दें, तो वह मानक भाषा नहीं होगी, वो भाषा हो सकती है कोई। तो समझ में आ गया होगा कि व्याकरण निष्ठ भाषा यानी व्याकरण से सहित, व्याकरण सहित बोला जाए, लिखा जाए, वह व्याकरण निष्ठ हो जाती है, तो उसे कहते हैं परिनिष्ठित भाषा या मानक भाषा। जैसे शिक्षा है, जैसे हम एजुकेशन है ग्रहण करते हैं, या कोई टीचर पढ़ाता है या कोई बच्चा पढ़ता है, वो किस में? मानक भाषा में। जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं तो हमारा एक मानक है, सीमा है बोलने का, उसी सीमा में बोलेंगे, उसी सीमा में पढ़ाएंगे, जो भी चीज लिखेंगे वो व्याकरणनिष्ठ होगी, जो भी चीज आप को बोलेंगे वो व्याकरणनिष्ठ होगी। हम मानक भाषा से ऊपर नहीं जा सकते, जो हमें पढ़ना है, जो मानक बनाया गया है उसी मानक में रहेंगे। है राजकाज, राजकाज का मतलब है जैसे देश का कोई भी कार्य जिसमें होता है वही होता है, जैसे मानक भाषा में होता है। जैसे किसी को पत्र लिखना है, किसी प्रधानमंत्री को पत्र लिखना, प्रधानमंत्री कोई विज्ञापन जारी कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, किसी को भी पत्र लिख रहे हैं, कोई अधिकारी कोई कार्य कर रहा है, तो वो किस भाषा में? राजकाज की भाषा यानी परिनिष्ठित भाषा में ही वो प्रयोग करेगा। यह नहीं कि वो व्याकरणिक भाषा ना शुद्ध अशुद्ध जैसे मर्जी घर पे बोलता है, जैसे क्षेत्रीय बोलता है, बोलियां बोलता है, उस भाषा में वह अधिकारी, जैसे हम ही हैं, अगर एक टीचर बन जाए, हम ही एक डीएम बन जाए, हम ही एसपी बन जाए, तो ऐसा नहीं है कि जैसे घर पे बोलते हैं वैसे ही हम बोलना शुरू करेंगे, वैसे ही लिखना शुरू करेंगे, वैसे ही लिख कर देंगे। नहीं, हमारी जो मानक भाषा, जो परिनिष्ठित भाषा, उस भाषा में हम अपने कार्य का निर्वहन करेंगे, कार्य को देखेंगे, जैसे उस रूप में ही पत्र लिखेंगे, उस रूप में ही किसी को आदेश देंगे, उसी रूप में ही किसी का आदेश ग्रहण भी करेंगे।
पत्रकारिता मतलब जैसे पत्रकारिता जो न्यूज वाले होते हैं जो पत्रकारिता करते हैं वह भी किसमें होना चाहिए, मानक भाषा में। लेकिन हिंदुस्तान में देखेंगे तो कोनो मानक भाषा नहीं, यहाँ की मीडिया तो कुछ बोल देती है, भोजपुरियों में पत्रकारिता करने लगती है, उर्दू में पत्रकारिता करने लगती है, न जाने किस में वो पत्रकारिता करने लगती है, जिसकी कोई मानक नहीं है, जिसका कोई ग्रामर नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है, उसमें भी वह पत्रकारिता करते थे। हिंदुस्तान की बात अलग है, यहाँ पर स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी करने लगते हैं, स्वतंत्रता के नाम पर, पत्रकारिता के नाम पर कुछ भी करने लगते हैं। साहित्य, हाँ साहित्य में ध्यान देते हैं हमारे यहाँ के कवि लेखक, वो साहित्य में मानक भाषा में लिखते हैं। अगर उर्दू में लिखना है तो उर्दू की मानक भाषा में, हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी की मानक भाषा में, अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी की मानक भाषा में, सब में लिखते हैं। यह मानक में ही रहते हैं। साहित्य जो भी लिखना होता है, जैसे आपने गद्य लिखे होंगे, कभी कविता लिखी जाती है, उपन्यास लिखे जाते हैं, निबंध लिखे जाते हैं, तो ये मानक भाषा में ही होते हैं। उसमें व्याकरण निष्ठ होता है, सब कुछ व्याकरण के अनुसार ही लिखा और पढ़ा जाता है। ये समझ में आ गया होगा। परिनिष्ठित भाषा सिंपल भाषा में कि जो राजकाज या शिक्षा में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो मानक भाषा होती है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि राजकाज में भाषा कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है, परिनिष्ठित भाषा, या तो देगा मानक भाषा, या तो उसका तीसरा नाम देगा व्याकरणिक निष्ठ भाषा। पत्रकारिता में मानक भाषा, साहित्य में मानक भाषा। अब बात करेंगे राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा क्या है, नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज का मतलब है जो देश की संस्कृत का एक हिस्सा है। दिख रहा होगा यहाँ लिखा है देश की संस्कृत का हिस्सा है। देश की संस्कृत का हिस्सा का मतलब है जो संस्कृत आपके देश की है, क्या पहनावा है, कैसे हम प्रयोग करते हैं, किस भाषा में लिखते हैं, किस भाषा में अपने व्यवहार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, वह सब क्या कहलाता है, राष्ट्रभाषा। क्या कहलाता है, राष्ट्रभाषा। ये संस्कृत का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है। ये विचार विनिमय का सबसे बड़ा साधन है। अर्थात अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो यह आदान प्रदान करने के लिए, एक दूसरे के गुणों को समझने के लिए, एक दूसरे के पहचानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रभाषा का। राजकाज की भाषा में केवल परिनिष्ठित होता है, लेकिन राष्ट्रभाषा में उसमें मानक भाषा भी, बोलियां भी, सब कुछ भी आ जाती हैं। उसमें यह जरूरी नहीं है कि वो व्याकरणिक हो, राष्ट्रभाषा जरूरी नहीं है व्याकरणिक हो, लेकिन जिस भाषा से हम अपने संस्कृति को, अपने जानने वाले को, अपने पहचानने वाले को, जिससे भी सामने वार्तालाप कर रहे हैं, सामने बैठे हों या पत्र लिख रहे हों या फोन से बात कर रहे हों, जिस भाषा में वह समझ सकता है आपको और उसकी बात को आप समझ सकते हैं, उस भाषा को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा ऐसी होती जो बहुतायत लोग बोलते हैं। जिस देश में लोग जिस भाषा को बहुतायत बोलते हैं उसे कहा जाता है राष्ट्रभाषा। अर्थात लगभग 60%, अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 60 लोग अधिकतर क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा। उसी भाषा को जो भाषा बोलते हैं 60%, उसी भाषा को कहा जाता है राष्ट्रभाषा। वो भाषा ही क्या करती है, ऐसा साधन बन जाती है जो भावात्मक एकता को, अर्थात आपके अंदर जो भाव चल रहा है, आपके गुणों का, आपके दोषों का, आपके संबंधों का, जैसे माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, देश का संबंध, प्रधानमंत्री का संबंध, मुख्यमंत्री का संबंध, जिसका भी संबंध आपसे जुड़ा है वह राष्ट्रभाषा में ही होता है। उसके भावों को आप राष्ट्रभाषा से ही समझ पाते हैं। इसलिए देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र की भाषा बोलना शुरू करते हैं, या तो ऐसी भाषा बोलते हैं जो देश के अधिकांश लोग जानते हैं या अधिकांश देश के सभी लोग जानते हैं, अर्थात राष्ट्रभाषा को ही बोलते हैं। ताकि उससे क्या होता है कि प्रधानमंत्री के भावों को लोग समझ पाते हैं और प्रधानमंत्री भी लोगों के भावों को समझ पाते हैं। इसलिए विचार विनिमय का सबसे बड़ा साधन है राष्ट्रभाषा, जो प्रत्येक व्यक्ति की भावात्मक एकता को बनाए रखती है, देश की भावात्मक एकता को बनाए रखती है, देश की संस्कृति को बनाए रखती है, देश की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह सब कौन सा हिस्सा है, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कहीं कहीं राजकाज की भाषा भी होती, राजभाषा भी होती। देखिए राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर यहाँ देख लीजिएगा। एक शब्द होता है राजभाषा और एक शब्द होता है राष्ट्रभाषा, दोनों में अंतर है। हम क्या करते हैं, कह देते हैं
कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, ठीक है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन कहीं भी आपके जो संविधान है उसमें वर्णित नहीं है राष्ट्रभाषा, क्योंकि राष्ट्रभाषा शब्द का वर्णन संविधान में नहीं है, यानी कहीं नहीं कहा गया है कि संविधान में हमारी हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, बल्कि लिखा गया है राजभाषा। क्या लिखा गया है? राजभाषा। लेकिन व्यवहारिक रूप में हम मानते हैं देश की राष्ट्रभाषा कौन है? हिंदी, क्योंकि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी भाषा भारत में है। राजभाषा का मतलब होता है कि जो सरकारी कामकाज में, शिक्षा में या अन्य जो सरकार के काम होते हैं, साहित्य होते, पत्रकारिता होते हैं, उसमें साहित्य पत्रकारिता तो अलग हो जाता है, वो किसी भी भाषा में हो सकता है, लेकिन जो सरकार की काम होते हैं, सरकार का विज्ञापन, जो भी सरकार का अधिकांश काम होता है, जिस रूप में किया जाता है, जिस भाषा में किया जाता है, उसे कहते हैं राजभाषा। हमारे देश में हिंदी में सबसे अधिक कार्यालयी काम होते हैं, राज्य का सरकार काम करती है, इसलिए उसे मान्यता दी गई राजभाषा। दूसरी आपकी अंग्रेजी है, और बाकी क्षेत्रीय राजभाषा भी है, अर्थात हर राज्यों की अलग अलग राजभाषा भी है। वहाँ जो भाषा सबसे ज्यादा बोली या पढ़ी समझी जाती है उसे उस राज्य के राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर बात आएगी संघराज्य की, केंद्र की, तो पूरे देश की बात आएगी तो वहाँ हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह होता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर होता है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। ये बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। चलिए, हमने पढ़ लिया परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा। अब कुछ भाषा की विशेषता को भी जान लेते हैं। भाषा की विशेषता क्या होती? विशेषता का मतलब होता है कि हम किस रूप में उसे जानते हैं, कैसे कैसे उसका प्रयोग होता है, कैसे वो आगे बढ़ता है, क्या उसका महत्व होता है, क्या उसका लक्षण होता है, सब विशेषता में आता है। भाषा की विशेषता है कि यह गत्यात्मक होती है। गत्यात्मक का मतलब है कि चलती रहती, गति करती रहती है चारों तरफ, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भी आगे बढ़ती रहती है। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चलती रहती है, जैसे भारत की हिंदी भाषा है तो यह जा सकती है, मिस्र में जा सकती है, यहूदी बोलते हैं वहां जा सकती है, मॉरिशस में जा सकती है, अनेकों जगह जा सकती है, अमेरिका, यूरोप, जहां भी यहाँ के व्यक्ति जाएंगे वो भाषा को लेकर जाएंगे। तो गए कि नहीं गए, तो गत्यात्मक हो गई। या कोई विदेशी लोग भारत में आएंगे, जैसे ब्रिटेन के लोग आए थे, अंग्रेज आए थे, तो यहाँ अंग्रेजी छोड़ के चले गए, तो वो भाषा क्या हुई? ब्रिटेन से चलकर यहाँ चली आएगी, गत्यात्मक हो गई। अरबी आए, अरबी भाषा आ गई, मुगल आए, मुगल आ गए। तो जितने लोग आए और यहाँ से जितने लोग जिस देश में जाएंगे वो भाषा लेकर जाएंगे, इसलिए कहा जाता है यह गत्यात्मक है। अर्थात बहते नीर की तरह। बहते नीर का मतलब होता है पानी, कि जैसे पानी बहता है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक ना, यानी एक ओर से दूसरी ओर, वैसे भाषा भी क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता रहता है। अर्थात जिस स्थान से हम जाएंगे वहां से उस भाषा को लेकर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। कोई अगर जिस स्थान से आएगा वो भाषा लेकर आ जाएगा। अर्थात भाषा हमेशा बहती रहती है चारों तरफ, गत्यात्मक चलती रहती है, रुकने वाली भाषा नहीं है। भाषा क्या है? सामाजिक शक्ति है। अगर भाषा ही समाज को समाप्त कर दिया जाए, मनुष्य को समाप्त कर दिया, भाषा नहीं बोलेगा, वो को बोलवा नहीं करे, तो मनुष्य के पास कोई शक्ति ही नहीं है, वो भी एक जानवर की तरह हो जाएगा। उसको भी डंडा मार के भगाएंगे तो दौड़ने लगेगा, है ना। वह भी कहीं भी खेत में कहीं भी उसको भगा देंगे वो चल जाएगा, क्योंकि उसके पास भाषा है या नहीं है। तो वो किससे कहेगा, किससे अपने बात को आपको समझाएगा, और किससे आप उस अपनी बात को उसको समझाएंगे। इसलिए सामाजिक प्राणी है, सामाजिक शक्ति है क्या? भाषा। बिना भाषा के हमें पता है कि मनुष्य के अति किसी को भी भाषा नहीं पता है। अगर जानवर को भी भाषा पता चल जाए तो क्या उसको हम मार के भगा पाएंगे? नहीं, उसको भी, वह भी अपने बात को समझा देगा। हम किस लिए आपके दरवाजे पर आए हैं, हमें आपसे आवश्यकता है, हमें आपसे मिलना है, हम आपसे कुछ चाहते हैं, वो भी समझा लेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ कि प्राणी भी जान पाए, इसलिए केवल अगर प्राणी में बात करेंगे तो केवल मनुष्य ही भाषा का ज्ञान जानता है। आगे है परंपरागत व अर्जित दोनों है। परंपरागत का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, अर्थात जो भाषा हमारे माता और पिता को पता है वह भाषा आने वाले उनके संतान को भी पता होगी।
वह उनकी संतान भी उनकी बोलेंगे, उनके आने वाली पीढ़ियां भी, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वह लगातार भाषा चलती रहती है। यह नहीं कि जो हमारे माता पिता जानते हैं वह भाषा हम नहीं जानेंगे, जरूर जानेंगे, भले उसके ज्ञाता ना हो, उसके विशेषज्ञ न हो, परंतु उस भाषा को जरूर जानेंगे। जो हमारे माता पिता बोलेंगे उस भाषा को हम जरूर समझ लेंगे, भले ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से न बोल पाए, लेकिन उस भाषा को बोलना और पढ़ना, लिखना, समझना जरूर जान जाएंगे, क्योंकि जो माता पिता या जो हमारा परिवार जानता है, आस पड़ोस जानता है, उस भाषा को हम जरूर जान जाएंगे। ये परंपरागत है। दूसरा अर्जित है। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, तो हम हिंदी भाषा जानते हैं। हो सकता है कि हम यहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी भी जानते हैं। हो सकता है हम चाइनीज नहीं जानते, क्योंकि चाइनीज हमारे न माता पिता जानते हैं, न आस पड़ोस के लोग जानते हैं, न भारतीय जानते हैं। अगर हम चाइना में चले गए और यहाँ 1 साल 2 साल 3 साल जो भी रहे, वहाँ हम चाइनीज सीख लिए, हमने चाइनीज बोलना जान गए, पढ़ना जान गए, तो अर्जित कर लिए। यानी हमने क्या किया, वहां सीखा। जो सीख कर भाषा हम जान जाते हैं, पढ़ना लिखना बोलना, उसे हम कहते हैं अर्जित भाषा। क्या कहते हैं? अर्जित। परंपरागत को दूसरे नाम से भी जानते हैं, संपत्ति। क्या कहते हैं? संपत्ति। एक अर्जित संपत्ति होती है, एक आपकी जो आनुवंशिक संपत्ति होती है। भाषा दोनों है, आनुवंशिक संपत्ति भी है, अर्जित संपत्ति भी है। आनुवंशिक जो हमारे माता पिता परिवार से मिल जाती है, अर्जित जो हम सीख कर अपने गुण को बढ़ा लेते हैं, अपनी भाषा को बढ़ा लेते हैं, वो अर्जित है। चौथा लिखा है कथित व लिखित। कथित मतलब होता है बोलना, जो हम मौखिक रूप से बोलते हैं। नहीं, लोग कहते हैं, जैसे गांव देहातों में कुछ औरतें होती कह देती हैं, ये कुल कथित कह, बनावट कहते हैं। तो बनावट का मतलब केवल बनाकर बोला जाना, मौखिक रूप से कथित होना, यानी बोलना, मौखिक रूप से बोलना, उसको लिखना नहीं, चिन्हित नहीं करना है। तो जो बोलते हैं केवल मौखिक रूप से आदान प्रदान करते हैं, उसे कथित कहते हैं। अलिखित मतलब जो कोई व्यक्ति सामने ना हो या वो समझ ना पाता हो, तो आप क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, आप लिख कर उसको अपनी भाषा में या जिस भाषा में आप उसे व्यक्त कर पाए, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी में, भोजपुरी में, मराठी में, जिसमें भी आप उसको समझा पाए, वह समझ पाए, लिख कर, लेकिन तो वह कहलाएगी लिखित। इसलिए इसे कहा कथित व लिखित 2 रूप होते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से 2 ही रूप होते हैं, कथित होता है और लिखित। या तो हम बोलकर मौखिक रूप से उनके गुणे और भाषा को समझ सकते हैं, या तो लिखित रूप से। तो लिखित रूप से अधिकांश तो वहां होता है जहां पर हम जा नहीं सकते हैं। आजकल तो मोबाइल का यूज है, ऑनलाइन हो गया है, बोलकर ही सब चीजें समझा देते हैं, कोई जरूरत नहीं होती है। इसलिए मौखिक का ज्यादा प्रयोग, कथित का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, लिखित का कम। लेकिन जानते हैं हिंदुस्तान में कथित पर कभी विश्वास मत करिएगा, ये कुछ बोलेंगे और फिर कह देंगे कुछ, इसलिए लिखित पर ज्यादा विश्वास करिएगा। आगे है, हर व्यक्ति और समाज के ध्वनि भिन्न भिन्न होते हैं। प्रकृति ऐसा है कि हर व्यक्ति का बनावट, मुख का बनावट, उसकी ध्वनि का बनावट इतना अलग कर दिया है कि मानव अगर बनाएगा तो उसके पास अगर 100 आदमी या 100 चीजें बनाएगा तो उसमें 1-2 मेल जरूर खा जाएगा। लेकिन प्रकृति ने, संसार में इतने लोग हैं, इतनी जनसंख्या है, इतने मनुष्य हैं, लेकिन किसी का आकार एक जैसा नहीं है। आप स्वरूप देख लेंगे, समरूप देख लेंगे, एक रूप देख लेंगे, लेकिन आप सोचिए उसके सभी अंग बराबर हो जाए, उसके कान, नाक, मुंह, पैर सब कुछ बराबर हो जाए, संभव नहीं है। वैसे ही ध्वनि भी संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की ध्वनि जो बोल रहा है, जो उसके मुख से निकल रहा है, वो एक जैसी हो जाए। हाँ, बनाकर, सीख कर, अर्जित करके, कुछ कॉमेडियन लोग होते हैं, अर्जित करके वो शाहरुख खान की आवाज, किसी की आवाज निकाल देते हैं, विराट कोहली की आवाज, सचिन तेंदुलकर की आवाज, प्रधानमंत्री की आवाज बोल देते हैं, लेकिन सीख कर कुछ पल के लिए। लेकिन कह दीजिए उसे हमेशा उसी ध्वनि के रूप में बोल पाए, संभव नहीं है। कुछ शब्द ही उसी रूप में बोल पाएंगे, सभी शब्दों को भी वो पूर्ण रूप से बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि हर व्यक्ति और हर समाज की ध्वनि भिन्न भिन्न होती है। आप देख लेंगे, जैसे भारत जातिवादों में बटा हुआ है, जैसे आप देखेंगे आदिवासी जो लोग होते हैं उनकी ध्वनि कुछ और होती है, उसमें फर्क देख लेंगे। या अब ऐसे लोगों देखेंगे जो स्टैंडर्ड लोग हो जाते हैं, जो अच्छे स्कूल में अच्छे योग शिक्षा लेते हैं, उनकी ध्वनियाँ कुछ अलग होती है। जो एक योग शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उनकी ध्वनियाँ कुछ अलग होती है। जो लोग शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनकी उनकी भाषा और ध्वनियाँ कुछ अलग होती है। इसलिए कहा गया कि हर व्यक्ति और समाज की ध्वनि भिन्न भिन्न होती
है। यहाँ जितने भी विशेषता लिखी गई है, ज्यादा विशेषता हमने नहीं लिखा है, जितने भी विशेषता लिखी गई है यह आपके एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रत्येक का क्वेश्चन आता है। भाषा निम्न में से क्या है? गद्यात्मक है। भाषा किस प्रकार है? बातें नीर के समान है। भाषा एक क्या है? किस 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 शक्ति है? तो सामाजिक शक्ति है। भाषा निम्न में से क्या है? परंपरागत व अर्जित दोनों है। भाषा निम्न में से क्या है? कथित और लिखित दो रूप होते हैं। कोई जगह हर व्यक्ति और समाज की ध्वनि भिन्न होती है। कुछ भी पूछ सकता है पांचों छह में से। अब आगे चलते हैं। कुछ नोट में लिखे हैं आपको कि संसार में लगभग 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में जो इस समय देश में जितने भी देश ज्ञात हैं उसी के हिसाब से भाषा भी ज्ञात है। अब ये नहीं जिस देश की खोज ही नहीं हुई है, पृथ्वी पर तो बहुत देश होंगे, अभी ऐसे भी देश होंगे जिसकी खोज ही नहीं हुई, पता ही नहीं चला होगा। वहां भी मनुष्य रहते होंगे, वहां भी जीव जंतु रहते होंगे, कुछ पता होता नहीं होगा। लेकिन जितना भी देश का पता चला है उसमें अनुमान लगाया गया या देखा गया है कि 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में ही लगभग देख लेंगे तो कई सैकड़ों में भाषाएं बोली जाती हैं। बोलियां तो 600 1000 के करीब पहुंच जाएंगी, लेकिन भाषा भी देख लेंगे तो लगभग सैकड़ों के रूप में भाषाएं बोली जाएंगी। जिसमें से आप देखेंगे संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन भी है। बताइए 22 भाषा संविधान में वर्णन है, पता नहीं कितनी भाषाएं बोली जाती होंगी, लेकिन उसका वर्णन नहीं है। तो वैसे भारत, अब बात करेंगे हिंदी भाषा के विकास की ओर चलेंगे। अब यहाँ से आपको सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना हिंदी भाषा के विकास की ओर चलेंगे। जब हिंदी भाषा के विकास की ओर चलेंगे तो लिखा है भारत ईरानी भाषा। जो यह भाषाएं 3000 है, यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने छोड़ दिया। जो 3000 भाषाएं विश्व में हैं उसको 13 वर्गों में बांटा गया था। लेकिन उस वर्गों से आपके एग्जाम में कोई लेना देना नहीं होता है, वो नहीं पूछता है, क्योंकि हिंदुस्तान की ही भाषा पढ़ लें वही बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया 13 वर्गों में। उस वर्गों में से एक भारत ईरानी भाषा भी है। भारत ईरानी भाषा को 3 वर्गों में बांटा गया है, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी मतलब जब ईरान वाले लोग आए थे, इराक के लोग आए थे तो ईरानी भाषा बोलते थे। उसके बाद दरद लोग आए तो वह बोलते थे। उसके बाद जो अंतिम भारत में आने वाले, जहां से हिंदुस्तान का पूर्णतः निर्माण हुआ या हिंदुस्तान में भाषाओं का प्रचलन या हिंदी विकास की तरफ बढ़ा, वो अंतिम थे भारतीय आर्य भाषा। हमको न तो ईरानी पढ़ना है न तो दर्द पढ़ना है, बल्कि पढ़ना है भारतीय आर्य भाषा को केवल आगे पढ़ना है। भारतीय आर्य भाषा क्या है? आप जानते होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, तो भारत में सबसे पहले जो आने वाले थे आर्य, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, वह संस्कृत बोलते थे, संस्कृत को जानते थे वह, तो अपने आप को श्रेष्ठ, जिसे कहा जाता है देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। ये भारत में सबसे पहले आए थे आर्य, दक्षिण भारत में आए थे। ये मध्य एशिया से चलकर दक्षिण भारत में आए थे। आप इतिहास पढ़े होंगे, ये मध्य एशिया से चलकर ये आर्य लोग दक्षिण भारत में पहुंचे थे और वहां पर संस्कृत उनको ज्यादा आती थी, संस्कृत में ही सब कार्य करते थे। इसलिए वहीं से निकलते निकलते बोलते बोलते जब वो आगे बढ़े, दक्षिण भारत से मध्य भारत में आए, तो मध्य भारत और दक्षिण भारत की भाषाएं दोनों संस्कृत और जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा थी वो मिक्स होने लगी। मिक्स होते होते उत्तर भारत में आए, और चीजें मिक्स हो गई। वो मिक्स होते होते प्राकृतिक आई, प्राकृतिक के बाद आपके अपभ्रंश आ गई, अपभ्रंश के बाद आवट आ जाएगी, आवट के बाद आपकी हिंदी आ गई। तो संस्कृत से आपकी प्राकृतिक आई, ठीक है ना, प्राकृतिक के बाद आपका अपभ्रंश से होते हुए, आवट से होते हुए हिंदी तक पहुंची। तो ये भारतीय आर्य ही थे जो संस्कृत बोलते, जिसे देवताओं की भाषा, ब्राह्मण की भाषा कहा जाता है, जिससे लेकर ही आज तक कुछ भेदभाव किए गए, यहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं से लेकर भेदभाव भी किए गए। इस संस्कृत चलते, इस भारतीय आर्य समाज के चलते बहुत हिंदुस्तान में भेदभाव हुए। तो उस भेदभाव से बढ़ते बढ़ते लगभग 1500 ईसा पूर्व, 1500 BC पहले की बात है यह। आज से लगभग 1500 क्या मान के चले, अब लगभग मान लीजिए 1600 ईस्वी के पहले, ईसा पूर्व की पहले की बात है। उस समय की बात थी कि आर्य समाज भारत में आए थे। तब इसको आगे डिटेल से कल पढ़ेंगे। आज यही रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।